हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। असली वकील वह नहीं होता जो सबूत गवाह को खोजने में लगा होता है। असली वकील वो होता है जो खुद सबूत गवाह बनाता है और मुश्किल से मुश्किल केस भी बड़ी आसानी से जीत जाता है। तो चलो देखते हैं इस ब्रिलियंट मूवी का एक्सप्लेनेशन। कैल्विन और लुइस दोनों वकील है, मगर दोनों के काम करने का तरीका अलग है। डुप्लीकेट एविडेंस और नकली सिचुएशन खड़ी करके केस जीतने में लुइस माहिर है, तो बेचारा कैल्विन सच्चाई की राह पे और इमोशनल ग्राउंड पे केस जीतने की कोशिश करता है। तो जाहिर है वो हमेशा केस हार जाता है। कैल्विन लगातार 12 केसेस हार चुका है, तो लुइस पिछली 12 केसेस जीत चुका है। मगर कमाल की बात यह है कि लुइस कैल्विन का बॉस है, और भले वह सच्चे कैल्विन का मजाक उड़ाता हो, मगर अंदर से वो उसे रिस्पेक्ट करता है। कैल्विन वकालत को बिजनेस नहीं, समाज सेवा समझता है, और यही उसूल कभी लुइस के हुआ करते थे। तभी इन्हीं हालात में पुलिस को एक स्टूडियो में एक 25 साल की लड़की की लाश मिलती है, जिसका सर पे वार करके ब्रूटली मर्डर किया गया है। क्राइम स्पॉट पे पुलिस ने अनकॉन्शियस हालत में ली नाम के लड़के को अरेस्ट किया है। अब एक केस हाई प्रोफाइल बन जाता है, क्योंकि मरी हुई लड़की यानी एंजेला शहर के नामी बिलियनियर योशिन की एकलौती लड़की थी। ली को पुलिस इंट्रोगेट करती है। ली बताने की कोशिश करता है कि उसने एंजेला का मर्डर नहीं किया। वो पब में एंजेला से मिला, फिर उसके साथ वो एंजेला के स्टूडियो गया। उन्होंने शराब पी के मजे किए। वह नशे में धुत था कि उसने कोई आवाज़ सुनी, फिर उसके नाक में कुछ अजीब सी स्मेल गई। जब वह सुबह जाग गया तो वो खून में लथपथ पड़ी एंजेला की लाश के पास पड़ा था। केस की तहकीकात डिटेक्टिव रोशुआ कर रहा है। रोशुआ उससे कहता है कि सब सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम्हें अपना जुर्म मान लेना चाहिए। यहाँ ली की दादी फिजी को जब ली के अरेस्ट के बारे में पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन भागती है। रोशुआ उससे कहता है कि उसके पोते को मर्डर के जुर्म में पकड़ा गया है, तो उसे बेल नहीं मिल सकती। फिजी बताने की कोशिश करती है कि उसका पोता मर्डर कर ही नहीं सकता, वो तो एक मासूम बच्चा है। रोशिया उससे कहता है कि बेटर है वो किसी अच्छे वकील की मदद ले। तो अब फिजी लुइस के लॉ फर्म में आती है, जहां लुइस की असिस्टेंट जेसिका उसे हेल्प करने का प्रॉमिस करती है, मगर ली की केस के लिए कोई क्रिमिनल लॉयर चाहिए। तभी फिजी लुइस को देखती है। दोनों एक दूसरे को देख के शॉक होते हैं। फिजी जेसिका से कहती है कि वह नहीं चाहती कि लुइस उसके पोते की वकालत करे। तो अब कैल्विन को एक केस दिया जाता है। फिजी कैल्विन से कहती है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो कोई बड़ा वकील अफोर्ड कर सके, मगर ये सोच के कैल्विन इस केस को नजरअंदाज ना करे। कैल्विन उससे कहता है कि वो पैसे की चिंता छोड़ दे। फिजी सिर्फ एक बार ली से मिलना चाहती है। कैल्विन को केस जीतने के कोई आसार नजर नहीं आते, क्योंकि ली की बेगुनाही का एक भी सबूत नहीं है। लुइस भी उसे यही मशवरा देता है कि ली को अपना जुर्म मान लेना चाहिए, जिससे उसकी फांसी उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी। मगर कैल्विन को यह सुझाव पसंद नहीं। सबूत न होना मतलब मुजरिम होना तो नहीं होता। अपनी बेगुनाही कोर्ट के सामने रखना हर अपराधी का हक है। लुइस कैल्विन से कहता है हम लॉयर है, शेरलॉक होम्स नहीं, कि इस मर्डर की तह तक जा सके। हमारा काम है क्लाइंट की भलाई के हिसाब से रिजल्ट दिलाना। कैल्विन उससे कहता है कि अदालत का पहला उसूल है जब तक जुर्म साबित ना हो हर मुजरिम बेगुनाह है। अगले दिन डिस्टर्ब लुइस फिजी के सब्जी दुकान जाता है। वह उसे एक बड़ी अमाउंट का चेक देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने केस लड़ने का फैसला किया है तो ली को किसी अच्छे वकील की जरूरत है, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मगर फिजी चेक को फाड़ देती है। तो अब फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि 10 साल पहले लुइस कुछ वर्कर्स की तरफ से केस लड़ रहा था। उन वर्कर्स में फिजी भी एक थी। केस था मॉल की छत गिरने से कुछ वर्कर्स मरे थे। मॉल के ओनर योशिन ने वर्कर्स को कॉम्पनसेशन भी देना चाहा, मगर लुइस मॉल ओनर्स को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता था। कोर्ट ने मॉल के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अच्छा ठहरा के उसे एक एक्सीडेंट करार दिया। लुइस वो केस हार गया था। वर्कर्स को ना कॉम्पनसेशन मिला था ना न्याय, ऊपर से कोर्ट ने वर्कर्स को ही फाइन लगा दिया था। वो वाकया याद करके लुइस के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। वो ली की केस खुद हैंडल करने का फैसला करता है। कैल्विन लुइस से कहता है कि फिजी अपने पोते से मिलना चाहती है। लुइस कहता है ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो अब वह लॉकअप में जाके ली से मिलते हैं। लुइस ली से कहता है कि आज से वो उसका वकील है, तो अगर उसे कोई कुछ पूछे तो उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। अब अचानक लुइस ली का सर टेबल पे पटकता है और कैल्विन से कहता है कि पुलिस से कहना ली ने खुद को जख्मी किया है, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजना होगा। तो अब फिजी हॉस्पिटल में जाके ली से मिलती है। ली दादी से रोते हुए कहता है उसने मर्डर नहीं किया। फिजी उससे कहती है मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा था, तुमने ये क्या किया? तुम जेल से जब बाहर आओगे तब तुम्हारी ये दादी जिंदा होगी भी या नहीं? अब वह ली से कहती है कि वह सिर्फ लुइस की सुने, क्योंकि सारी दुनिया में सिर्फ वही एक है जो उसे बचा सकता है। फिजी की बातें सुनकर लुइस भी इमोशनल होता है। अब ली को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ सैंग नाम का एक लड़का कॉर्पोरेट के इलेक्शन में खड़ा होने जा रहा है, तो उसकी रैलीज चल रही है। वो देश के नौजवानों का चेहरा है। कि तभी टीना नाम की एक रिपोर्टर उससे सवाल पूछती है कि 2 दिन पहले उसकी प्रॉपर्टी में एंजेला का जो मर्डर हुआ
उसके बारे में उसका क्या कहना है, उसका एंजेला के साथ क्या रिश्ता है। सैंग बताता है कि उसकी कई प्रॉपर्टीज इस शहर में है जो उसने रेंट पे दी है। वहाँ अगर किसी का मर्डर होता है तो उससे उसका कोई संबंध नहीं, पुलिस तहकीकात कर रही है। तभी हमें पता चलता है कि उसके डैडी क्लिंटन इस शहर के गवर्नर है। मगर ये सैंग जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है उसका असली चेहरा सामने आता है। वो एम्प्लॉय पे इस बात पे गुस्सा होना शुरू होता है कि उसका नाम एंजेला मर्डर के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसका असर उसके इलेक्शन पे हो सकता है। दरअसल ये सैंग बहुत ही बदतमीज, एरोगेंट और घमंडी किस्म का लड़का है। वो अपने सामने सबको छोटा समझता है। उसकी इलेक्शन रैलीज में आने वाले रिपोर्टर भी उसके खरीदे हुए होते हैं। यहाँ एंजेला को फाइनल रिचुअल के साथ दफनाया जाता है। योशिन अपनी एकलौती लड़की की मौत की वजह से सदमे में है। क्लिंटन उसका बिजनेस दोस्त है, वो उसे दिलासा देता है। दूसरी ओर जोसेफ को सरकारी वकील की हैसियत से एंजेला केस पे अपॉइंट किया जाता है, जो पहले भी लुइस से केस हार चुका है। चीफ प्रोसिक्यूटर कहता है कि इस बार लुइस की हार पक्की है तो तुम्हारा उसे हराने का बदला भी पूरा होगा। यहाँ लुइस, कैल्विन और जेसिका उस बार में जाके पूछताछ करते हैं जहाँ आखिरी बार एंजेला को देखा गया था। बार अटेंडेंट बताता है कि उस रात ली ने एंजेला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, मगर एंजेला ने उसे एंटरटेन नहीं किया था। यहाँ रिपोर्टर टीना को एंजेला के स्टूडियो में वैक्यूम बैग मिलता है जिसमें कई लोगों के बाल जमा हुए हैं। जेसिका बताती है कि मर्डर के बाद स्टूडियो जानबूझ के इस तरह साफ किया गया था जिससे शक की गुंजाइश हो रही है कि ली को इस मर्डर में फंसाया जा रहा है। कैल्विन बताता है कि मर्डर वेपन के साथ पूरे स्टूडियो में सिर्फ ली के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। ये कुछ अजीब है। लुइस को इस बात से हैरानी है कि क्राइम लोकेशन पे ना एंजेला का लैपटॉप मिला और ना ही उसका मोबाइल। ये कैसे पॉसिबल है? इस बात को कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। लुइस कहता है उस रात बार में एंजेला अपनी जिस सहेली के साथ गई थी उस लड़की का कोई जिक्र नहीं, उसे पहला ढूंढना होगा। कैल्विन को एंजेला के सोशल साइट से पता चलता है उस लड़की का नाम कैट है। यहाँ कैट डरी डरी है। कैल्विन और जेसिका कैट से मिलते हैं तो वह बताती है कि उस रात उसे प्लेन पकड़ना था तो वह बार से सीधा एयरपोर्ट चली गई, मगर उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कोऑपरेट नहीं करना चाहती। तो पता चलता है कि एंजेला का लैपटॉप उसी के पास है। यहाँ मीडिया को कोई फोन करके बताता है कि सैंग और एंजेला का अफेयर था, जिसको लेके रिपोर्टर सैंग से मिलना चाहते हैं, मगर वो मना करता है। कि तभी कैट सैंग को फोन करती है कि उसके पास सैंग और एंजेला के ऐसी हालत में फोटो है जो अगर एक्सपोज हुए तो इलेक्शन तो दूर की बात है, वो जेल में नजर आएगा। तो कैट उससे 5 मिलियन की मांग करती है। वह सैंग को दूसरे दिन पैसा लेके पार्किंग में बुलाती है। अब जब इसकी खबर क्लिंटन को चलती है तो वह अपने बदमिजाज लड़के पे काफी गुस्सा होता है। वो अपने बॉडीगार्ड टोनी पे कैट को खत्म करने का काम सौंपता है। दूसरे दिन टोनी पार्किंग में पहुंचता है, मगर कैट उसके इरादे जान जाती है और उससे बच के भागने लगती है। टोनी उसका पीछा करता है, मगर आइन वक्त पे कैल्विन और जेसिका उसे अपनी कार में बिठा के बचाते हैं। लुइस कैट से कहता है कि उस लैपटॉप और मोबाइल में जरूर कुछ ऐसा है जिसके लिए सैंग तुम्हारा मर्डर तक करने को तैयार हुआ। जेसिका उससे कहती है कि अगर वह गवाही देने को तैयार है तो उसे प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। अब कैट उन्हें वो रिकॉर्डेड कॉल सुनाती है जो उस रात सैंग ने कैट को किया था। कॉल से पता चलता है कि रात को 2 बजे के आसपास सैंग एंजेला के स्टूडियो गया था। दरवाजे का लॉक नंबर उसके पास नहीं था, तो कैट ने उसे वो दिया था, जिससे पता चलता है कि सैंग मर्डर के वक्त एंजेला के स्टूडियो में था। सिर्फ रिकॉर्डेड कॉल को कोर्ट में सबूत नहीं माना जा सकता। तो कैल्विन कैट से कहता है कि वो खुद आके गवाही दे। कैट कहती है कि अगर मैं गवाही के लिए तैयार हुई तो मेरी भी लाश एंजेला की तरह मिलेगी, मगर लुइस कैट को धमकी देता है कि वो कल उसे विटनेस बॉक्स में खड़ा करेगा। दूसरी ओर बौखलाया हुआ क्लिंटन टोनी की जम के पिटाई करता है। तो टीना को पता चलता है कि सैंग के इलेक्शन के लिए जो पैसा खर्चा होने वाला था वो बिलियनियर योशिन का ही था। क्लिंटन के जरिए कई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट योशिन की कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिले थे। अब लुइस टीना से मिलने सबवे स्टेशन निकलता है, तो रास्ते में क्लिंटन के लोग जबरदस्ती उसे क्लिंटन से मिलवाने लेके जाते हैं। क्लिंटन लुइस को बताता है कि 40 साल पहले मैं लेबर यूनियन का लीडर था, बाद में मैंने अपनी खुद की पार्टी बना के इलेक्शन जीता और आज मैं गवर्नर हूँ। पहले मैं भी सच्चाई और न्याय के लिए लड़ा करता था, बाद में मुझे पता चला इन 2 चीज़ों की किसी को ज़रूरत नहीं। लोगों को तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए जो सिर्फ पैसे से मिलता है। ली का केस लड़के तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ हार, मगर मैं तुम्हें कोर्ट में इस केस को हारने के इतने पैसे दे सकता हूँ जो तुम इस प्रोफेशन में कभी नहीं कमा सकते। क्लिंटन उसे $1 मिलियन का चेक देता है, मगर लुइस वह चेक नहीं लेता। लुइस हंस के उसे कहता है कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे लग रहा है मैं केस जीत सकता हूँ। उस बूढ़ी फीजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी फीस दी है। तुम्हारे बच्चे गलतियाँ करते हैं और तुम लोग उन्हें बचाने के लिए किस हद तक भी पैसा लुटाने के लिए तैयार हो जाते हो। जो फीजी की प्रॉब्लम है वही तुम्हारी भी प्रॉब्लम है। उसने मुझे 50,000 दिए और तुम मुझे 1 मिलियन देने को तैयार हो, मगर मैं केस जीतने के पैसे लेता हूँ, हारने के नहीं। अब जब लुइस सबवे स्टेशन पहुंचता है तो देखता है
टीना का मर्डर हुआ है, जिससे लुइस शॉक होता है। यहाँ पता चलता है कि टीना का मर्डर क्लिंटन ने ही करवाया था। तो योशिन को पता चला है कि मर्डर के कुछ दिन पहले सैंग ने एंजेला से ब्रेकअप किया था, क्योंकि उनके रिश्ते का असर सैंग के इलेक्शन पे पड़ता। अब लुइस टीना के ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि क्लिंटन और योशिन मिलके बड़ी अक्लमंदी से गवर्नमेंट का पैसा लूटते आए हैं। गवर्नमेंट के सब प्रोजेक्ट क्लिंटन के जरिए योशिन को ही मिलते थे। अब कैट की इंपॉर्टेंस को देख के जेसिका उसे पुलिस की निगरानी में रखने का फैसला करती है। तो अब डिटेक्टिव रोशुआ टीना को सेफ हाउस ले जाने के लिए आता है, मगर रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से टकराती है। तभी पीछे की कार से क्लिंटन के लोग आते हैं। टोनी जेसिका को बुरी तरह घायल करता है तो टीना उनके चंगुल से भाग जाती है। टोनी एंजेला का लैपटॉप हासिल करता है तो यहाँ पता चलता है रोशुआ भी क्लिंटन से मिला हुआ है। घायल जेसिका कोमा में चली जाती है, जिससे लुइस दुखी भी होता है और गुस्सा भी। फिर भी इन हालातों में कैल्विन फिजी को दिलासा देता है कि ली मर्डर के इल्जाम से बरी होगा। रात को लुइस यही सोचता है कि क्या अच्छाई से सच्चाई हासिल की जा सकती है। तभी फ्लैशबैक से पता चलता है कि 10 साल पहले लुइस की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो दोनों बहुत खुश थे। मगर एक दिन मॉल की छत उसके वाइफ के सर पे गिरी, जिस हादसे में वाइफ की मौत हो गई, मगर उसके पेट में पल रही बच्ची को बचाया गया। एक हादसे ने लुइस की जिंदगी को तबाह कर दिया था। वही केस लुइस हार गया था और उस मॉल का मिलावट वाला कंस्ट्रक्शन योशिन की कंपनी ने ही किया था। अपनी बच्ची की खातिर लुइस ने अपने आप को संभाला था। अब दूसरे दिन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट के बाहर लुइस और जोसेफ का आमना सामना होता है। जोसेफ उससे पूछता है कि पहले से हारी हुई केस को उसने क्यों हाथ में लिया। लुइस उससे कहता है, किसी ने मुझसे कहा है वकालत बिजनेस नहीं समाज सेवा है, और हार जीत का फैसला कोर्ट में होता है, कोर्ट के बाहर नहीं। अब ली को कोर्ट में लाया जाता है। अपने पोते को देख के फिजी इमोशनल होती है। सबसे पहले उस बार अटेंडेंट को कोर्ट में पेश किया जाता है। वह लड़का बताता है कि ली ने उस रात बहुत पी रखी थी। उसने एंजेला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, मगर एंजेला ने उसे गेट आउट कहा तो ली चला गया। लुइस उस लड़के से कहता है कि मैं उस बार में जा चुका हूँ, वहाँ का म्यूजिक 90 डेसिबल से भी लाउड होता है, 1 फीट की दूरी से भी कुछ सुनाई नहीं देता। तो तुमने कैसे सुना? एंजेला ने गेट आउट कहा। लड़का मान जाता है। अब लुइस ली से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। ली बताता है, मैं पब में एंजेला से मिला, हम में बातचीत हुई, बाद में वो मुझे उसके स्टूडियो लेके आ गई। हम दोनों ने फिर से वाइन पी, फिर हम दोनों ने मजे किए। बाद में नशे में धुत में सो गया। रात को मैंने कुछ आवाज़ें सुनी जैसे एंजेला किसी से झगड़ा कर रही हो, मगर नशे की वजह से मैं आंखें खोल नहीं पाया। सुबह में जब उठा तो देखा एंजेला खून में लथपथ पड़ी है, वो मर चुकी थी। मैं कुछ समझ पाता कि पुलिस वहाँ आ गई और उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। अब जोसेफ ली को क्रॉस एग्जामिन करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम एंजेला की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हुए थे? क्या तुम उसे शरीर से पाना चाहते थे? ली कहता है हाँ। जोसेफ उससे कहता है, उस रात तुमने हद से ज़्यादा शराब पी रखी थी, पब में भी पी और स्टूडियो जाने के बाद भी पी, और उसी नशे में तुमने एंजेला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने विरोध किया तो तुमने उसके सर में बॉटल मार के उसे मार दिया। ली कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जोसेफ बोलता है, फिर उस टूटी हुई बोतल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? तुमने अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए एंजेला से दोस्ती की, उस पे दुराचार किया। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुमने उसे मार दिया। इतनी शराब पीने के बाद कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रह सकता। ली चिल्ला के कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। अब कैट को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। तभी कोर्ट में टोनी आ जाता है। टोनी को देख के कैट डर जाती है और अपनी गवाही से पलट जाती है। वो कहती है कि उस रात उसे प्लेन पकड़ना था तो वह जल्दी चली गई, बाद में क्या हुआ उसे पता नहीं, और सैंग को ना ही वह जानती है और ना ही एंजेला। उसके इस बयान से कैल्विन शॉक होता है। लुइस कहता है कि एंजेला के चैटिंग ऐप से पता चला है कि वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते थे, उनके बीच अफेयर था, मगर कैट इस बात से साफ इनकार करती है। लुइस कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम उन दोनों के फोटो को लेके सैंग को ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? मगर कैट इस बात से भी इनकार करती है। रात को जेल में ली को डराने के लिए उस पर हमला किया जाता है। घायल ली को हॉस्पिटल में मिलने लुइस आता है। ली अंदर से टूट चुका है, मगर लुइस अभी हौसला नहीं हारा। अब फिजी भी लुइस को प्रेशराइज करती है कि ली मर्डर को एक्सेप्ट करे, कम से कम वो जिंदा तो रहेगा। लुइस उसे दिलासा देता है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने। फिजी कहती है, 10 साल पहले भी मॉल एक्सीडेंट के वक्त तुमने यही कहा था, मगर हम केस हार गए। अब तो कैल्विन भी लुइस से यही कहता है कि ली को कन्फेस कर देना चाहिए, जिससे लुइस उस पर नाराज होता है। मगर लुइस जान जाता है अगर एक केस उसे जीतना है तो अलग पैतरे अपनाने होंगे। यहाँ सैंग दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे लुइस आ जाता है। वह सैंग को धमकाता है कि वो उसे ना सिर्फ एंजेला के मर्डर के लिए बल्कि टीना के मर्डर के लिए और जेसिका के हमले के लिए भी सलाखों के पीछे भेजेगा। सैंग उससे कहता है, भले मैंने मर्डर किए हो,
मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट मेरी मुट्ठी में है। तो अगर तुम्हें भी जिंदा रहना है तो मुझसे दूर रहो। घायल जेसिका को देख के लुइस को उसकी मरहूम पत्नी की याद आती है। उसूल, ईमानदारी, आदर्श, ये सब कहने की बातें हैं। इन रास्तों पे चलने वाले को सिर्फ दुख ही मिलता है। अब लुइस योशिन से मिलता है जो अपनी लड़की की मौत से दुखी है। लुइस उससे कहता है कि क्या तुम अपनी लड़की के असली कातिल को पकड़ना चाहते हो। वो योशिन को एंजेला के सैंग के साथ वाले फोटो दिखाता है। उसे सैंग के उस रात की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। स्टूडियो के वैक्यूम क्लीनर से मिले सैंग के बालों की डीएनए रिपोर्ट भी देता है। लुइस योशिन से कहता है कि भले ये सबूत सैंग को कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं है मगर वही सच्चाई है। लुइस योशिन से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी बेटी का कातिल सलाखों के पीछे होगा। अब बौखलाया हुआ योशिन क्लिंटन से मिलता है। वह क्लिंटन के सामने सारे सबूत रखता है जो उसे लुइस ने दिए थे। क्लिंटन उससे कहता है कि इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल बनो। कल जब सैंग इलेक्शन जीतेगा तो उसका फायदा तुम्हें ही होगा। योशिन उससे कहता है कि तुम चाहते हो पैसे के लिए मैं मेरी बेटी के कातिल का साथ दूं? इतना तो मैं गिरा हुआ नहीं हूँ और तुम तो इतने मक्कार हो। उसी कातिल बेटे के इलेक्शन के कैंपेन के लिए मुझसे पैसा लेते हो। अब देखना, इलेक्शन तो दूर की बात है, वो लोगों को मुंह तक दिखा नहीं पाएगा। क्लिंटन भी उसे धमकी देता है कि अगर मैं डूब गया तो तुम भी साथ में डूबोगे। तो योशिन भी क्लिंटन को धमकी देता है, मैं तो डूबूंगा मगर तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को भी डुबा दूंगा। यहाँ लुइस सैंग को कोर्ट में गवाही देने के लिए समन्स भेजता है जिससे सैंग डर जाता है। क्लिंटन उसे सलाह देता है अपने गुस्से पे काबू रखो, सब ठीक होगा। दूसरे दिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। विटनेस बॉक्स में सैंग को बुलाया जाता है। लुइस सैंग से पूछता है क्या तुम्हारा एंजेला के साथ अफेयर था? सैंग कहता है हाँ, मगर मैंने ब्रेकअप किया क्योंकि एंजेला के कई लड़कों के साथ संबंध थे। लुइस उससे पूछता है मर्डर की रात तुम कहाँ थे? सैंग कहता है मैं घर में था। तो अब लुइस जज को सैंग की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सैंग किसी से कहता हुआ सुनाई देता है कि मैंने एंजेला के साथ गड़बड़ की है, शायद मैंने उसका मर्डर किया है। यहाँ स्टूडियो में आ जाओ और मुझे बचाओ, यहाँ नशे में धुत एक लड़का भी पड़ा है। वह रिकॉर्डिंग सुन के कोर्ट में हल्ला मच जाता है। लुइस जज को बताता है कि ये फोन डिटेक्टिव रोशुआ का है और उस रात सैंग ने रोशुआ को ही फोन किया था। रोशुआ बताता है कि 15 साल पहले मैंने एक एक्सीडेंट केस में सैंग को बचाया था, तब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है। सैंग ने मेरे फैमिली रेस्टोरेंट के लिए पैसा दिया तो जब वो मुसीबत में होता था मैं उसकी हेल्प किया करता था। उस रात मैं घर में सो रहा था कि 3 बजे के आसपास सैंग का कॉल आया, उसने किसी का मर्डर किया था। तो अब फ्लैशबैक के जरिए उस रात का वाकया हमारे सामने आता है कि कैसे सैंग ने कैट से डोर लॉक का पासवर्ड लिया और उसने एंजेला के स्टूडियो में एंट्री की। सैंग ने किए हुए ब्रेकअप की वजह से एंजेला उस पर नाराज थी। अपना पॉलिटिकल करियर क्लीन रखने के लिए सैंग ने एंजेला से दूरी बनाई थी। दरअसल सैंग पहले से शादीशुदा था, वो तो सिर्फ एंजेला को अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एंजेला ने भी उसे धमकी दी कि अब वो उन दोनों की रिलेशनशिप दुनिया के सामने एक्सपोज करेगी। एंजेला चाहती थी कि सैंग अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेके उससे शादी करे। जब वो अपने डैडी को यानी योशिन को फोन पे ये सब बात बताने के लिए मुड़ी तो गुस्से से सैंग ने उसके सर पे बॉटल मारी और उसका मर्डर किया। जब वो होश में आया तो उसने रोशुआ को कॉल करके बचाने को कहा। रोशुआ ने स्टूडियो में आके सो रहे ली को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया। फिर सैंग के फिंगरप्रिंट सब जगह से मिटा दिए। बॉटल का टुकड़ा ली के हाथ में थमा दिया। फिर एंजेला का मोबाइल जला दिया। रोशुआ का बयान सुन के गुस्से से सैंग भरे कोर्ट में उसे मारने दौड़ता है। क्लिंटन भी अपने बेटे का साथ छोड़ के कोर्ट से चला जाता है। अब पता चलता है कोर्ट में ये बयान देने के लिए रोशुआ को योशिन ने 5 मिलियन दिए थे। लुइस सैंग से कहता है मैंने कहा था ना तुम जल्दी सलाखों के पीछे जाओगे। ली को बाइज्जत बरी किया जाता है। कैल्विन लुइस से पूछता है कि रोशुआ ने अपने करियर को दाव पे लगा के कोर्ट में ये बयान कैसे दिया। लुइस कहता है बेटा सब पैसे का खेल है। तो दूसरी ओर योशिन अपना बिजनेस दाव पे लगा के इंटरनल अफेयर्स के सामने क्लिंटन के सारे फ्रॉड्स सबूत के साथ रख देता है। योशिन क्लिंटन से कहता है ये सब मैंने मेरी बेटी के लिए कमाया था, उसी के लिए दाव पे लगाया। टोनी को भी अरेस्ट किया जाता है तो रोशुआ को भी जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पता चलता है कि लुइस ने जोसेफ को अपनी फर्म में पार्टनरशिप देने का लालच देके नकली डीएनए रिपोर्ट बनवाए थे। दरअसल उस शाम जब लुइस सैंग को धमकी देने उसके यहाँ गया था तो उसने बड़ी चालाकी से सैंग का झूठा कॉफी कप का ढक्कन हासिल किया था जिसमें पड़े सैंग के डीएनए को स्टूडियो के वैक्यूम क्लीनर में मिले डीएनए में शामिल किया था। मगर लुइस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं किए थे, वो उसने योशिन को दिए थे और उसका विश्वास जीता था। लुइस लॉ कमिटी वालों को बताता है कि न्याय पाने के लिए हमेशा ईमानदारी काम नहीं आती, कभी कभी मक्कारों का मुकाबला मक्कारी से ही किया जाता है। डिटेक्टिव रोशुआ का बयान ही इस केस को पलट सकता था। तो उसके रिश्वतखोर स्वभाव को मद्देनजर रख के मैंने पहले इस झूठे डीएनए रिपोर्ट के जरिए योशिन को इमोशनल किया।
उसके पैसों को इस्तेमाल करके रोशुआ को कोर्ट में बयान देने के लिए मजबूर किया। आज इसी रिपोर्ट की वजह से योशिन और क्लिंटन का फ्रॉड भी दुनिया के सामने आया है। पावर और पैसे के रोप से कानून को तोड़ने वाले मर्डरर सलाखों के पीछे है। कम से कम हम हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। लॉ कमिटी लुइस को 3 महीने के लिए वकालत से सस्पेंड करती है। यहाँ जेसिका भी कोमा से बाहर आ जाती है। लुइस बड़े इत्मीनान से अपनी बेटी को गले लगाता है। जोसेफ लुइस का पार्टनरशिप का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। वो सरकारी वकील बन के रहने का तय करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।